नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास नवविधान धारावाहिक रूप से। आज सुनेंगे एपिसोड 2। अभी तक आपने सुना शैलेश बाबू की पत्नी के देहांत के बाद पुनर्विवाह करने के बजाय उन्होंने अपनी प्रथम प्रत्यक्त पत्नी को उसके गांव से बुला भेजा। उसने आकर उनकी घर गृहस्थी और उनके 9 साल के पुत्र को भी संभाल लिया। लेकिन शैलेश की बहन विभा इस बात से कुपित थी। शैलेश जब अपनी बहन से मिलने पहुँचे तो भाभी के लिए उन्होंने अपने भाई को बहुत जली कटी सुनाई। अब आगे सुनिए कहानी। विभा ने पूछा, नौकर चाकर तो सब भाग गए, अब तुम्हारा काम कैसे चलता है भैया? शैलेश ने निष्प्रह स्वर में उत्तर दिया, किसी तरह चल ही जाता है। विभा बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो चले गए हैं वे अब नहीं आएंगे, लेकिन घर को एकदम धर्मशाला बना देने से तो काम नहीं चलेगा ना। समाज भी तो है, देख सुनकर दूसरे आदमी रख लो, लोग क्या कहेंगे? शैलेश ने कहा, न चलेगा तो रखना ही पड़ेगा। विभा बोली, किस तरह चल रहा है ये तुम ही जानो, हम तो सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर कपड़े बदलने के लिए जाते जाते बोली, बाप के घर बिना गए रहा भी नहीं जाता, किंतु जान पड़ता है वहाँ जाने पर एक प्याला चाय भी न मिलेगी। क्षेत्र मोहन इतनी देर से चुप बैठे थे। भाई बहन के बाद विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे, किंतु अब चुप न रहा गया तो बोले, पहले वहाँ जाकर तो देखो, अगर चाय न मिले तब कहना कुछ। विभा ने कहा, हमारा सब देखा हुआ है, पहले दिन उसका भाव देखकर मैं समझ गई थी। इतना कहकर वो चली गई। उसकी शिकायत में जरा भी सच्चाई नहीं थी। वास्तव में उस दिन कुछ भी समझने बूझने के लिए उसके पास ना तो समय ही था, ना उसके मन की वैसी वृत्ति ही थी। किंतु उन दोनों को ये बात मालूम न थी। क्षेत्र मोहन ने कहा, शैलेश, सचमुच तुम्हारे यहाँ ये मामला क्या है? नौकर चाकर सबको अलग करके क्या वैष्णव वैरागी बनने का इरादा है? आजकल खाते क्या हो? शैलेश ने कहा, दाल भात लुचुई तरकारी, ये सब गले के नीचे उतर जाता है। गले में अटकता नहीं, इतना तो सच है। क्षेत्र मोहन ने हंसकर कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ और मेरे गले में अटकती हूँ ऐसी बात भी नहीं है, किंतु मज़े की बात इतनी है कि इसे अपने बीच स्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। क्या तुमने तय किया है कि बराबर इसी तरह चलाए जाओगे? क्षण भर मौन रहकर शैलेश ने देखो क्षेत्र, असल में मैंने स्वयं कोई निश्चय नहीं किया है, करने का भार भी उन्होंने मुझे नहीं दिया है। मैंने सिर्फ इतना निश्चय कर रखा है कि उनकी राय हुए बिना मैं घर गृहस्थी की व्यवस्था में कोई दखल नहीं दूंगा। क्षेत्र मोहन ने दरवाजे की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, धीरे से बोलो, धीरे से। ये बात यदि तुम्हारी बहन ने सुन ली तो मैं कह देता हूँ, फिर कुशल नहीं। शैलेश ने कहा, इधर से कुशल ना भी हो तो मुझे लगता है कि दूसरी ओर से मेरी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे आय से व्यय अधिक होने की दुश्चिंता नहीं भोगनी पड़ेगी। रात दिन सिर्फ रुपए की ही चिंता रहती थी। महीने के 15 दिन बीतने पर मन में यही दुखी लगी रहती थी कि अगले 15 दिन कैसे बीतेंगे। अब उस रास्ते नहीं जाता। मैं बच गया भैया। अब पैसा उधार लेने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तनख्वाह में जितने रुपए मिलते हैं वे हमारे लिए काफ़ी हैं। इस रहस्य का ज्ञान हमें उनके द्वारा हो गया। क्षेत्र मोहन बोले, कहते क्या हो? रुपयों की चिंता क्या केवल तुम ही को है? तुम्हें कुछ पता है? मैं इसमें आकंठ डूबा हुआ हूँ। शैलेश कहने लगा, इलाहाबाद भागते समय पूरे महीने का वेतन अलमारी में रख गया था। कहकर गया था कि इसी में पूरा महीना चलाना चाहिए। इसके पहले तो कभी चला नहीं था। सोमेन की माँ जीवित थी तब भी नहीं, और उसकी मृत्यु के बाद मेरे हाथों भी नहीं। सोचा था यदि उषा के हाथ में पैसे देकर भैंसे भी चल सका तो वही काफ़ी होगा। जिनको नौकरी से हटा देने की बात पर विभा इतनी नाराज़ हो रही थी, उन लोगों को सचमुच ही मुसलमान या छोटी जाति का होने के कारण निकाला गया है, ये मैं ठीक ठीक नहीं जानता। किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जाते समय वे लोग 1-1 साल का बकाया वेतन लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर गए हैं। मोदी की दुकान के 400 रुपये चुका दिए गए और भी बहुत से छोटे मोटे कर्जे निपट गए। एक छोटी कॉपी में पाई पाई का हिसाब लिखा देखकर मैंने डरते डरते पूछा, उषा तुमने ये सब क्या कर दिया? अभी आधा महीना बाकी पड़ा है, कैसे काम चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे इतना ज्ञान है। क्षेत्र,
आज तक खाने पीने की कोई तकलीफ़ तो तिल भर मुझे उनके हाथ से नहीं हुई। दाल भात ही हमारा अमृत है। हमारा दर्जी और कपड़े का बिल तथा हैंड नोट पर लिखा हुआ ऋण निपट जाए तो समझो मैं बच गया। क्षेत्र मोहन कुछ कहने जा रहे थे, किंतु स्त्री को आता देखकर चुप रह गए। मोटर आ जाने पर सब उसमें जा बैठे। रास्ते पर क्षेत्र मोहन विचारों में कहीं खोए रहे। जान पड़ता है किसी की कोई बात उनके कानों में नहीं गई। थोड़ी देर में गाड़ी शैलेश्वर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई पड़ा सोमेन। वो चौखट पर बैठा कोयला तोड़ने की हथौड़ी से अपनी रेलगाड़ी का पहिया ठीक कर रहा था। उसके मुंह की ओर देखकर सहसा किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। उसका माथा, गाल, ठुड्डी, छाती, बाहें अर्थात देह के समस्त उत्तरार्ध चित्र विचित्र हो रहे थे। गंगा घाट के उड़िया पंडे ने सफ़ेद लाल पीले रंगों द्वारा अपने प्रदेश के जगन्नाथ जी से लेकर पश्चिम के राम सीता तक सब प्रकार देवी देवताओं के असंख्य नाम उन पर छाप दिए थे। विभा ने व्यंग मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, बड़े सुंदर लग रहे हो बेटा, जीते रहो। उन दोनों के आगे मानो शैलेश की गर्दन कट गई। वो स्वभावतः मृदु प्रकृति का आदमी है। इधर उधर के कारणों से हाय हाय और कोलाहल मचाना उसे नहीं आता, किंतु बहन की एक अत्यंत कटु उत्तेजना सहसा उसके लिए असह्य हो उठी। लड़के के गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ मारकर उसने कहा, अभागा पाजी, कहाँ से ये सब करके लाया? कहाँ गया था? सोमेन ने रोते रोते जो कुछ कहा उससे मालूम हुआ कि आज सुबह वो माँ के साथ गंगा स्नान करने गया था। शैलेश ने उसकी गर्दन पर धक्का मारकर ठेलते हुए कहा, जा साबुन लगाकर सब धो डाल, जा भाग। तीनों ने उसके पढ़ने के कमरे में प्रवेश किया। भाई बहन दोनों के ही मुंह बुरी तरह गंभीर थे। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। शैलेश के लज्जित उदास मुख पर यह भाव स्पष्ट झलक रहा था कि उसे स्वप्न में भी कल्पना न थी कि बात इस सीमा तक बढ़ जाएगी। मानो विवाह बिना बोले ही गर्व के साथ कह रही हो, ये सब तो मैं जानती ही थी, ऐसा तो होना ही था। बात शुरू की क्षेत्र मोहन ने। अचानक हंसते हुए बोले, शैलेश, तुमने तो चाय के प्याले में तूफान उठाने वाली बात कर दी। भला किस लिए तुमने बच्चे को मारा? तुम लोगों के साथ तो चलना फिरना भी मुश्किल है। स्वामी की बात सुन विभा विस्मय से हतबुद्धि हो गई और उनके मुंह की ओर देखती हुई बोली, चाय के प्याले में तूफान की बात क्या हुई? तुमने क्या इसे बच्चों का खेल समझ लिया है? क्षेत्र मोहन ने कहा, कम से कम इतना तो अस्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भयानक बात हुई है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। आज निश्चय कोई गंगा स्नान का पर्व है। सोमेन साथ गया और साथ ही स्नान किया। एक दिन नल के पानी में न नहाकर यदि कोई दैवात गंगा स्नान कर ही लेता है तो वो महापाप करता है। मैं नहीं समझ पाता। विवाह स्वामी से अत्यंत क्रुद्ध होकर बोली। उसके बाद? क्षेत्र मोहन ने जवाब दिया, उसके बाद की बात भी बिल्कुल स्वाभाविक है। घाट पर जो उड़िया पंडे हैं उनमें से किसी ने 2-1 पैसे की आशा से लड़के के शरीर पर चंदन की छापें लगा दी। इसमें मारपीट करने लायक क्या बात है? विभा ने उसी तरह क्रुद्ध स्वर में सवाल किया। इसका परिणाम भी सोचकर देखा है? क्षेत्र मोहन बोले, शाम को मुंह हाथ धोते समय सब धुल पुंज जाएगा, यही परिणाम है। विभा ने कहा, ओह बस इतना ही? तुम्हारे बाल बच्चे होते तो तुम ऐसा करने देते? क्षेत्र मोहन ने कहा, जब हमारे बाल बच्चे हैं ही नहीं तो ये तर्क करना व्यर्थ है। विभा ने मन ही मन चोट खाकर कहा, तर्क व्यर्थ हो सकता है, मैं जानती हूँ कि धोने से चंदन धुल जाएगा, किंतु उसकी छाप इतनी सरलता के साथ नहीं दूर की जा सकती। बच्चों के भावी जीवन का ध्यान रखकर ही काम करना पड़ता है। तुम लोग चाहे जो कहो, किंतु मैं 100 बार ये बात कहूँगी कि आज का ये काम बहुत ही बुरा है। क्षेत्र मोहन बोले, तुम लोग नहीं, अकेले मैं। शैलेश ने तो बच्चे को थप्पड़ मारकर और उसे धकियाकर अपना प्रायश्चित कर लिया है, किंतु मैं ये आशा नहीं कर सकता कि अध्यापक वंश की लड़की एक दिन में ही मेम साहब बन जाएगी। तो वो जो भी है, तुम दोनों भाई बहन इसके फलाफल का निर्णय करो, मैं तो चला। शैलेश चुप बैठा था। उसने उनके मुंह की ओर देखकर कहा, कहाँ जाओगी जी? क्षेत्र ने कहा, ऊपर। एक बार भाभी जी से अपना परिचय कराऊं। मालूम नहीं मुंह से बोलेंगी कि नहीं, पर जरा एक बार कोशिश तो कर देखूं। इतना कहकर क्षेत्र मोहन और शब्द ना खर्च करके बाहर निकल गए। ऊपर जाकर शैया गृह के दरवाजे पर ही पुकार कर बोले, भाभी जी नमस्कार।
मुंह घुमाकर देखते ही उषा सिर का वस्त्र थोड़ा खींचकर उठ खड़ी हुई। सोमेन पास में बैठा माँ का काम बढ़ा रहा था। उसी ने कहा, फूफा जी। उषा ने पास एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे कहा, बैठिए। उसके सामने 2 अलमारियों के कपाट खुले हुए थे और नीचे फर्श पर अनेक प्रकार के कपड़े, साड़ी, पैकेट, कोट पतलून, मोजा, टाई और कॉलरों का ढेर लगा हुआ था। क्षेत्र मोहन ने आसन ग्रहण करके कहा, यह हो क्या रहा है? सोमेन ने ढेरी के बीच से एक जोड़ा मोजा उठाकर कहा, यह एक जोड़ा और निकला, बस जरा सा फटा है, ये देखो माँ। उषा ने लड़के के हाथ से मोजा लेकर एक ओर तहा कर रख दिया। उसके रखने का ढंग देखकर क्षेत्र मोहन ने आश्चर्य करते हुए पूछा, यह क्या अनाथालय के लिए सूची तैयार हो रही है या कूड़ा करकट साफ किया जा रहा है? क्या कर रही हैं बताइए तो। वो ये सोचकर आए थे कि देहाती नववधू है, देखकर लज्जा से जड़ हो जाएगी, किंतु उषा का आचरण वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये ठीक है कि उसने सिर उठाकर नहीं देखा, किंतु बात का जवाब स्वाभाविक स्वर में ही दिया। सोच रही हूँ कि इन सबको मरम्मत के लिए भेज दूँ। सिर्फ मुझे ही इतने जोड़े हैं कि शायद 10 साल तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षण भर चुप रहकर क्षेत्र मोहन ने कहा, भाभी जी, इस समय यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से मेरी एक बात सुन लीजिए। अपनी ननद को देखकर उसके पति के विषय में गलत अनुमान न कर लीजिएगा। मेरी साज सज्जा और आचार व्यवहार देखकर मुझे फिरंगी न समझ लीजिएगा। मैं पूरी तरह बंगाली हूँ। किसी को गंगा स्नान करके आया हुआ सुनकर मुझे उसे मारने की इच्छा नहीं होती। इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ। उषा चुप्पी साधे रही। क्षेत्र मोहन ने कहा, और भी एक बात अभी एकांत में कह दे रहा हूँ। सोमेन के लगे थप्पड़ को अपने पर लगा मान लेना बेचारे शैलेश के प्रति अन्याय करना होगा। इतना छोटा वो सचमुच ही नहीं है। उषा ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, उसी तरह चुप खड़ी रही। क्षेत्र मोहन ने कहा, अब आप बैठिए, मेरे लिए आपका समय नष्ट ना हो। फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर कहा, आपके लक्ष्मी जैसे हाथों का काम देखकर मैं गृहस्थी का कुछ काम काज सीख लूँगा। उषा ने फर्श पर बैठकर मृदु मुस्कान के साथ कहा, ये सब स्त्रियों के काम हैं, आप सीख कर क्या करेंगे? क्षेत्र मोहन बोले, इसका जवाब आपको किसी और दिन दूंगा, आज नहीं। उषा चुपचाप अपने काम करने लगी, किंतु कुछ देर बाद बोली, ये सब तो गरीब दुखियों का काम है, आपको इसे सीखने की कोई ज़रूरत ही न पड़ेगी। क्षेत्र मोहन ने ठंडी सांस लेकर कहा, भाभी जी, बाहरी चमक दमक देख कर यदि आप भी भूल करेंगी तो फिर दुनिया में हमारे जैसे अभागों की व्यथा समझने वाला कोई न रह जाएगा। इच्छा होती है कि अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ जाऊं। आपके गृह लक्ष्मीपन का कुछ अंश वो भी अपनी ससुराल ले जा सकेगी। उषा चुप रही। क्षेत्र मोहन कुछ कहने जा रहे थे, किंतु बहुत से जूतों का शब्द सीढ़ी के नीचे आता सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, देख रहा हूँ, सब ऊपर ही आ रहे हैं। शैलेश की बहन और मेरी बहन की बाहरी वेशभूषा एक सी देखकर भीतर का भी सब एक सा न समझ लीजिएगा। उषा ने जरा हंसकर सिर झुकाते हुए कहा, शायद मैं पहचान सकूंगी। क्षेत्र मोहन बोले, शायद। मैं पूरी तरह जानता हूँ कि आप अवश्य पहचान लेंगी। सीढ़ियों पर जिनके पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी थी वे थे शैलेश, विभा और विभा की छोटी ननद उमा। शैलेश और विभा कमरे के अंदर आ गए। सबसे पीछे उमा थी। जब वो चौखट के पार पैर रखने लगी तो उसके भाई ने उसे आंखों के इशारे से मना करते हुए कहा, जूता उतार कर आओ उमा। विभा ने घूमकर देखते हुए विस्मयपूर्वक स्वामी से पूछा, भला ऐसा क्यों? क्षेत्र मोहन ने कहा, इसमें दोषी क्या है? पैरों में कांटे भी न चुभेंगे और ठोकर भी न लगेगी। विभा ने कहा, इतना तो मैं जानती हूँ, किंतु अचानक जूता उतारने की जरूरत क्यों आ पड़ी? बस इतना ही पूछ रही हूँ। क्षेत्र मोहन ने कहा, भाभी जी हिंदू नारी हैं, इसके अतिरिक्त गुरुजनों के कमरे में जूता न पहनकर आना ही अच्छा लगता है। विभा ने पति के पैरों की ओर नज़र डालकर देखा कि केवल बहन को उपदेश नहीं दिया है, इसके पहले स्वयं भी इसका पालन कर चुके हैं। ये देखकर उसके शरीर में आग लग गई। बोली, गुरुजनों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति असाधारण है, वो अच्छी बात है, किंतु उसकी ज्यादती अच्छी नहीं। यदि गुरुजन के सोने का कमरा ना होकर कहीं मंदिर होता तो शायद तुम गोबर खाकर पवित्र हो जाने के बाद प्रवेश करते। पत्नी का गुस्सा देखकर क्षेत्र मोहन हंसने लगे। बोले, गोबर के प्रति रुचि नहीं है, उसे भाभी जी की खातिर भी मुंह में न डाल सकता,
किंतु भगवान के साथ जब किसी तरह का संबंध ही नहीं रखता तब अकारण उनके घर में प्रवेश करके उत्पात भी नहीं मचाता। अच्छा भाभी जी, इस कमरे में तो मैं पहले भी बहुत बार आ चुका हूँ। याद पड़ता है कि यहाँ फर्श पर एक बढ़िया कारपेट बिछा था, उसे क्यों हटा दिया? उषा बोली, धोया पोछा नहीं जाता इसलिए बहुत गंदा रहता है। सोने का कमरा? विभा ने उपहास के भाव से कहा। कारपेट बिछा होने से कमरा गंदा रहता है? उषा उसके मुंह की ओर ताक कर धीरे से बोली, रहता तो है ही बहन। ये सत्य है कि आंखों से नहीं दिखाई देता, किंतु उसके नीचे ढेर की ढेर धूल एकत्र हो जाती है। शायद विभा इसका प्रतिवाद करने जा रही थी कि पति का प्रबल कंठ स्वर सुनकर रुक गई। वो अत्यंत जोश के साथ कह रहे थे, बस बस भाभी जी, गंदगी दबी छिपी रहने से हमारा काम चल जाता है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। वो चीज़ आंखों की आड़ में रहे, बस इतने से ही हम खुश हो जाते हैं। क्या कहते हो शैलेश, ठीक है ना? शैलेश ने कुछ उत्तर नहीं दिया। विवाह के क्रोध की सीमा न रही, किंतु उस क्रोध को दबाकर बिना तर्क किए चुप हो रही। उन दोनों के बीच सच्चे स्नेह और प्रीति की शायद कोई कमी न थी, किंतु बाहर बाहर सांसारिक आचरण में प्रायः वाद विवाद घात प्रतिघात हो जाया करता था। लोगों के सामने विभा बहस में किसी तरह हार मानने को तैयार न होती थी। ये उसका स्वभाव था, इसीलिए प्रायः देखा जाता था कि कहीं विवाद में बात ना बढ़ जाए। इस भय के मारे क्षेत्र मोहन रण के बीच में ही से खिसक जाते थे, किंतु आज उनका वो रुख नहीं है। इसका अनुभव करके विभा ने अपने को रोक लिया। वस्तुतः इसके विरुद्ध विभा को जरा भी छूट देने का भाव आज क्षेत्र मोहन के मन में न था। दूसरे का दोष पकड़कर कटु बात बोलने का स्वभाव सा विभा का हो गया था। अधिकांश स्थानों पर इससे थोड़ी सी अशिष्टता छोड़ कोई हानि भी नहीं होती थी, किंतु ये जो एक निरपराध बहू के विरुद्ध पहले दिन से ही उसने कमर बांध ली थी, बिना दोष अपराध के ही अशेष दुख भोगने के बाद जो स्त्री पति के घर के कोने में दैवात आ गई है, उसे उस स्थान से भी हटा देने का षड्यंत्र पति के हृदय को दुख और विरक्ति से पूर्ण किए दे रहा है, जबकि उसकी चरण धूल ग्रहण करने की योग्यता भी दूसरी में नहीं है। इस सत्य को अपनी आंखों से स्पष्ट देखकर क्षेत्र मोहन के तिक्त व्यथित चित्त में विभा के विरुद्ध किसी प्रकार की क्षमा का भाव नहीं रहा। परंतु उच्च शिक्षित समाज में ऐसी बातों को स्पष्ट कहना भी कठिन होता है, बल्कि यथासंभव ऐसी बातों को सभ्यता के पर्दे में छिपा कर ही रखना पड़ता है। क्षेत्र मोहन ने बहन को सुनाकर कहा, उमा, तुम यदि अपने इन गांव में रहने वाली भाभी जी के पास रोज़ दोपहर में आकर बैठ सको तो तुम चाहे जैसे घर में पहुंचो दुख नहीं पाओगी बहन। उमा मुस्कुराती हुई चुप रही। उषा ने सिर उठाए बिना कहा, ऐसा होने पर और क्या होगा, आप लोगों का समाज उसे छोड़ देगा। क्षेत्र मोहन ने कहा, भले छोड़ दे भाभी जी, किंतु पति पत्नी परम सुखी रहेंगे, ये मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ। शैलेश ने एक बार विभा की ओर तिरछी नजरों से देखकर हास्य विनोद के स्वर में कहा, बाजी लगाने की जरूरत ना होगी भाई, ये कहना ही काफ़ी होगा। क्षेत्र मोहन ने उत्तर दिया, और चाहे जो हो, आज की ये छोटी सी बात भी यदि उमा अपने मन में रख सकी तो कम से कम नित्य नए मोजे खरीदने की परेशानी से तो उसका पति बेचारा छूट जाएगा। अभी तक विभा चुप बैठी थी, किंतु अब न रह सकी, किंतु गूढ़ क्रोध के लक्षण छिपाकर हंसने का प्रयास जरा करती हुई बोली, उसके भावी वैवाहिक जीवन में मोजों की मरम्मत करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती, और उसके पति शायद ऐसे मोजों को पहनना पसंद भी ना करें। पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्षेत्र मोहन ने कहा, कहा क्यों नहीं जा सकता? आँख कान खुले रहें तो अवश्य कहा जा सकता है। जो सच्चा जहाज चलाता है वो जल का रूप देखकर ही जान लेता है कि तल कितना नीचे है। भाभी जी, आपने तो जहाज पर पांव रखते ही जान लिया कि जरा सी असावधानी करने पर तली का पंख ऊपर आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको सहस्रों धन्यवाद देता हूँ, और शैलेश की ओर से तो लाखों करोड़ों धन्यवाद भी पर्याप्त ना होंगे। उषा ने बड़ी लज्जा का अनुभव कर विनयपूर्वक कहा, अपने ही घर में अपने पति की अवस्था को समझने की चेष्टा करने में धन्यवाद की तो कोई बात नहीं है क्षेत्र मोहन बाबू। इस बात का जवाब दिया विभा ने, अंततः अपनी स्त्री का अपमान करने का काम तो सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा किसी को कृपणता करते देखते ही जान पड़ता है कि किसी की श्रद्धा भक्ति उमड़ आती है। उषा ने मुंह उठाकर सवाल किया, पति की स्थिति समझकर व्यवस्था करने की चेष्टा को क्या कृपणता कहते हैं ननद जी?
क्षेत्रमोहन तुरंत ही बोल उठे, नहीं कहते नहीं, पृथ्वी का कोई भद्र व्यक्ति ऐसी बात मुंह पर भी नहीं ला सकता। किंतु पति की दृष्टि में स्त्री को निरंतर तुच्छ और हीन सिद्ध करने को हृदय की कौन सी प्रवृत्ति कहते हैं? इसे चाहो तो अपनी ननद जी से पूछ लो। विवाह के मुंह से सहसा कोई बात नहीं निकली। अभिभूत की तरह एक बार कहने वाले के मुंह की ओर तथा एक बार शैलेश की ओर देखकर वो अवाक हो रही। इतने सारे आदमियों के सामने उसके पति सचमुच उस पर इस प्रकार की चोट कर सकते हैं, इसका विश्वास ही जैसे उसे नहीं हो रहा था। उसके बाद शैलेश के मुंह पर दृष्टि गड़ाकर हठात रोती हुई बोली, भैया इसके बाद तो अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। अब मैं चिरकाल के लिए इस घर से जा रही हूँ। शैलेश व्याकुल हो उठा। उषा हाथ का काम छोड़कर घबरा कर उठ खड़ी हुई और विभा का हाथ पकड़कर बोली, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं बहन। अचानक एक अशोभनीय कांड हो गया और इसी गड़बड़ी के बीच क्षेत्रमोहन चुपचाप बाहर निकल गए। विभा ने हाथ छुड़ाकर आंखें पोंछते पोंछते कहा, मैं जब आपसे केवल शत्रुता ही कर रही हूँ तब इस घर में मेरा प्रवेश करना किसी तरह उचित नहीं है। उषा बोली, किंतु ऐसी बात तो मैंने कभी मन में भी नहीं सोची ननद जी। विभा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अश्रु विगलित स्वर में कहने लगी, आज वो सबके सामने स्पष्ट कह गए, कल दादा अर्थात भैया भी ऐसा ही कहेंगे कि उनकी नई गृहस्थी के बीच कोई बात कहना केवल अपमान करना है। उमा, घर चलना हो तो चलो। इतना कहने के बाद वो नीचे जाने के लिए तैयार होकर बोली, भाभी जब नहीं है तब इस घर में पांव रखना ही हमारी भूल थी। अब इस घर से मेरा संपूर्ण संबंध टूट गया। इतना कहकर वो सीढ़ी से नीचे उतर गई। शैलेश ने पीछे पीछे आकर बिना किसी संकोच के कहा, ना हो मेरे पुस्तकालय वाले कमरे में चलकर थोड़ी देर बैठो विभा। विभा ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, किंतु मेरी भाभी को एकदम से भूल ना जाना दादा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि सोमेन विलायत जाकर लिख पढ़कर आदमी बने। उनकी इच्छा को नष्ट नहीं होने देना। आज जिस रूप में उसे अपनी आंखों देखा है, यदि उसकी वही शिक्षा चलती रही तो फिर समाज के बीच में मुंह न दिखा सकूंगी। उसके अश्रु विगलित कंठ स्वर से विचलित होकर जैसे शैलेश खुशामद करते हुए बोला, तू हमारे बाहरी कमरे में चल बहन। इस तरह यदि तू चली जाएगी तो मेरे कष्ट की सीमा न रहेगी। विभा की आंखों से फिर आंसू झरने लगे। पता नहीं सोमेन के भविष्य की चिंता से या किसी और कारण से। वो आंचल से आंसू पोंछकर बोली, अब कहीं भी जाकर मैं बैठना नहीं चाहती दादा, किंतु सोमेन हमारे पितृकुल का एकमात्र वंशधर है। जरा उसका ख्याल रखना। अपने को एकदम भूल कर बैठ ना जाना दादा। इतना कहकर वो सीधे बाहर चली गई और अपनी गाड़ी पर जा बैठी। उमा बिल्कुल चुप थी। अब भी वो किसी बात में कुछ नहीं बोली, चुपचाप विभा के बगल में जाकर बैठ गई। शैलेश साथ साथ आकर हठात बोल उठा, विभा ना हो तू सोमेन को साथ लेती जा। तेरे अपने लड़के बच्चे नहीं हैं, उसे अपना लड़का समझ पाल पोस कर आदमी बना दे। विभा और उमा दोनों ही अत्यंत आश्चर्य से शैलेश का मुंह देखती रह गईं। विभा ने कहा, क्यों ऐसा निरर्थक प्रस्ताव कर रहे हो दादा? ऐसा तुम नहीं कर पाओगे तो मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगी। शैलेश ने जोर देकर कहा, मैं कर सकूंगा, ये वचन तुझे देता हूँ विभा। विभा संशय भरे स्वर में सिर हिलाती बोली, कर सकते हो तो अच्छा है, उसे भिजवा देना। उसे ऊंची शिक्षा देने के लिए यदि पैसे तुम्हारे पास ना हो तो मैं वचन देती हूँ दादा कि आज से उसका सब भार मैंने ले लिया। इतना कहने के बाद उसने उमा की दृष्टि का अनुसरण करके देखा। ऊपर बरामदे में खड़ी उषा नीचे उन्हीं की ओर ताक रही है। दूसरे क्षण मोटर चली गई। उसके बाद शैलेश अपने पढ़ने के कमरे में जा बैठा। ऊपर जाने की ना इच्छा हुई ना साहस हुआ। उसे पता चल गया कि उनकी सारी बातचीत ऊपर से उषा ने सुन ली है। रात को भोजन के लिए पति को बुलाकर और दिनों की तरह आज भी उषा पास ही बैठी थी। सोमेन अवश्य उसके पास ना था, या तो वो सो गया होगा या ऐसा ही कुछ होगा। शैलेश आया। उसका मुंह अत्यंत गंभीर है। गंभीर होने की बात ही है। व्यर्थ प्रश्न करने का स्वभाव उषा का न था। आज की घटना के संबंध में उसने कोई बात नहीं पूछी। जो नहीं जानती थी उसे जानने के लिए भी कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की। इन कई दिनों के बीच पत्नी के इस स्वभाव का परिचय शैलेश को मिल चुका था। भोजन करने बैठकर उसे मनी मन क्रोध तो आया, परंतु आश्चर्य नहीं हुआ। क्षण भर में नज़र छिपाकर उसने पत्नी के चेहरे की ओर देखने की चेष्टा की, किंतु निश्चित रूप से मालूम हो गया कि उषा जानबूझकर प्रकाश की ओर आड़ करके बैठी है।
और दिनों की तरह आज वो खा न सका। आज उसे भोजन में रुचि नहीं थी। इसका कारण तो कुछ दूसरा ही था, किंतु न पूछने पर भी मानो गले पड़कर उसने सुना दिया कि जिस भोजन का अभ्यास नहीं है वो 2 ही 4 दिन चल सकता है, किंतु प्रतिदिन जबरदस्ती चलाने से उसमें स्वाद नहीं रहता। तब अरुचि अत्याचार के रूप में बदल जाती है। बात तर्क की दृष्टि से चाहे जैसी हो, परंतु यहाँ वो सत्य नहीं है, ये जानकर उषा चुप रही। झूठी चीज़ निश्चय ही झूठी है, इसे प्रमाणित करने के लिए तर्क करने की प्रवृत्ति उसे कभी नहीं हुई, किंतु इस प्रकार उसे चुपचाप अस्वीकार कर देने से प्रतिपक्षी का क्रोध और बढ़ जाता है। इसीलिए जब शैलेश सोने आया तो खामखा बोल पड़ा, मैं ये तो मानता हूँ कि एक दिन मैंने बड़ा भारी अन्याय किया था, किंतु उसके कारण आज तुम्हारे सिवा और किसी की भी व्यवस्था न चलेगी, ये भी तो भारी जुल्म है। ऐसी कठोर बात शैलेश ने पहले दिन भी न कही थी। उषा मन ही मन अत्यंत विस्मित हुई, किंतु मुँह से सिर्फ इतना ही कहा, मैं समझ नहीं पाई। किंतु इस प्रकार अत्यंत विनयपूर्वक स्वीकार कर लेने से क्रोध और भी बढ़ता है। शैलेश ने कहा, तुम्हें समझना चाहिए था। हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज सबको उलटकर तुम यदि इस घर को अपने बाप का घर बना देना चाहो तो मेरे जैसे आदमी के सामने बड़ी कठिनाई आ पड़ेगी। जान पड़ता है कल सोमेन को उसकी बुआ के घर भेजना ही पड़ेगा। तुम क्या कहती हो? उषा ने कहा, उसके भले के लिए यदि प्रयोजन हो तो पहुंचाना ही पड़ेगा। उसके बोलने में उत्ताप या श्लेष कुछ भी न पकड़ पाकर शैलेश दुविधा में पड़ गया। वो किस लिए ये सब कर रहा है, इसका कारण भी मन में बहुत दृढ़ या स्पष्ट नहीं है, किंतु ऐसे दुर्बल प्रकृति मनुष्यों का स्वभाव ही ये होता है कि वे काल्पनिक मन पीड़ा और अनुचित अभिमान के दरवाजे से ही पग धरते तेजी से नीचे उतरते जाते हैं। कुछ देर चुप रहकर शैलेश ने कहा, जरूरत है, यही सबका विश्वास है। जो सब आचार व्यवहार रीति नीति हम मानते नहीं, उसी को लेकर भाई बहन के बीच विवाद हो और समाज के सामने हंसी का पात्र बनना पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उषा ने प्रतिवाद नहीं किया, अपनी ओर से कैफियत देने की चेष्टा भी नहीं की, किंतु उसके मुंह से हठात एक लंबी सांस निकल गई। निस्तब्ध कमरे में वो शैलेश के कानों तक पहुंची। उषा ने स्वयं कोई कलह नहीं किया। उसका पक्ष लेकर विवाह के प्रति जो कटु बातें कही गई थीं, उनमें से एक भी उषा के अपने मुंह से ना निकली थी। ये ऐसा सत्य था कि उसे लेकर इशारा भी नहीं किया जा सकता और उसे भूला भी नहीं जा सकता। इसलिए क्षेत्र मोहन की गलती की सज़ा एक दूसरे ही आदमी के सिर पर नहीं थोपी जा रही है, या इसमें बदले की भी कोई भावना नहीं है। इसे ही सिद्ध करने के लिए उसने फिर कहा, जिसे विलायत जाकर लिखना पढ़ना सीखना है, जिसे समाज के बीच चलना फिरना है, बचपन से ही उसी जलवायु में उसका पालन पोषण होना जरूरी है। बचपन से ही उसे अस्वाभाविक अवस्था में समय बिताने देना, उसके प्रति गंभीर अन्याय एवं अविचार करना होगा। इतना कहकर वो थोड़ी देर उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। फिर कहा, यदि इस विषय में तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो वो दूसरी बात है, किंतु मुंह बनाकर केवल लंबी सांस निकालने से समाधान नहीं हो जाता। सोमेन के विषय में हमने सोच समझकर ये निश्चय किया है। सोमेन पास ही सो रहा था। इस घर में और कोई स्त्री न होने के कारण आने के बाद से ही उषा उसे अपने पास सुलाती है। उसके निद्रित ललाट पर सस्नेह बायां हाथ धीरे धीरे फेरते हुए उसने कहा, तुम जो कुछ भी निश्चय करोगे बच्चे के कल्याण के लिए ही करोगे, इसके सिवा क्या कोई कभी कुछ और सोच सकता है? ठीक है, तुम वैसा ही करो। बिजली का प्रकाश बुझ गया था, किंतु कमरे के एक कोने में धीमा धीमा प्रकाश करता तेल का एक दिया जल रहा था। शैलेश अपने बिछौने पर उठकर बैठ गया और उस थोड़े से प्रकाश में पास की शैया पर लेटी उषा के मुंह की ओर टकटकी लगाकर देखने की चेष्टा करता हुआ बोला, इसके अलावा वो सोमेन की पढ़ाई का भी सब खर्च देने को कहती है, ये भी तो कम लाभ नहीं। किसी भी कारण से उषा के कंठ स्वर में उत्तेजना नहीं प्रकट होती। शांत भाव से बात करना उसका स्वभाव है। वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चे को आदमी बनाने का खर्च मैं उन्हें नहीं देने दूंगी। शैलेश ने कहा, उसके लिए बहुत रुपयों की जरूरत पड़ेगी। उषा उसी प्रकार शांत कंठ से बोली, जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा, किंतु अब रात को अधिक न जागो, तुम सो जाओ। दूसरे दिन शाम को जब शैलेश कॉलेज और क्लब से घर लौटा तो रसोई घर से एक
चिर परिचित और सुप्रिय गंध आती पाकर विस्मित और पुलकित होता हुआ पढ़ने के कमरे में घुसा। थोड़ी देर में चाय और नाश्ता लेकर जो व्यक्ति आया, शैलेश ने मुंह उठाकर देखा वो मुसलमान है। रात को भोजन वाले कमरे में रोशनी जली और सजे हुए टेबल को देखकर शैलेश मन ही मन अस्वीकार न कर सका कि इसी के लिए उसका चित्त भीतर ही भीतर व्यग्र एवं व्याकुल हो उठा था। डिनर की एक दो ही डिश चल पाई थी कि उषा आकर कुछ दूर एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। शैलेश का मन प्रसन्न था। वो मजाक करता हुआ बोला, इस कमरे में आने से तुम्हारी जाति तो न चली जाएगी? शास्त्र में लिखा है कि सूंघने से आधा भोजन हो जाता है। उषा थोड़ा हंसकर बोली, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जिस शास्त्र को तुम मानते नहीं, कुछ गिनते नहीं, उसकी दुहाई देना तुम्हें शोभा नहीं देता। शैलेश हंस पड़ा, बोला, अच्छा हार मान ली, शास्त्रों की दुहाई मैं नहीं दूंगा, किंतु तुम भी भागना मत। इतनी बात तो निश्चित है कि कल तुम्हें जो ताना दिया था उसी के कारण आज ऐसी चीज़ें मिली। ठीक है ना उषा? किंतु इससे क्या तुम्हारा खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? उषा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यदि अपव्यय ना हो तो कोई भी चीज़ खाने में खर्चा अधिक नहीं होता। सोचा था अगले महीने से मैं स्वयं ही ये सब करूँगी, किंतु इतना देखना कोई चीज़ व्यर्थ नष्ट ना हो। मैंने अपने हिसाब किताब में जो लिख रखा है वही होना चाहिए। होगा ना? शैलेश ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, होगा क्यों नहीं? उषा तुरंत इसका कोई उत्तर न दे सकी। थोड़ी देर तक चुपचाप नीचे की तरफ ताकती रही, फिर सहसा सिर उठा के स्वामी के मुख पर दृष्टि जमाती हुई बोली, कल सारी रात सोच सोचकर मैंने जो तय किया है उसे छोड़ने का आदेश मुझे न देना। तुम्हारे चरणों में मेरी यही विनती है। शैलेश ने आदरचित्त होकर कहा, ऐसा तो मैंने कभी करने की चेष्टा नहीं की उषा। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे ही लायक है, उसमें उलटफेर नहीं हो सकता, होना उचित भी नहीं है। मैं दुर्बल हूँ, किंतु तुम्हारा मन जितना ही सबल है उतना ही दृढ़ है। उषा ने स्वामी के मुख पर दृष्टि हटाकर धीरे धीरे कहा, निश्चय ही कुछ और नहीं हो सकता। मैंने इस पर विचार करके देख लिया है। शैलेश ने निश्चित रूप से समझा कि सोमेन की बात है। हंसकर बोला, भूमिका तो हुई, अब बताओ कि तय क्या है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुमसे अपनी राय बदलने का अनुरोध नहीं करूँगा। उषा 2-4 मिनट चुप बैठी रही। उसके बाद बोली, हमारे भैया की गृहस्थी में हमारी ज़िंदगी बीत रही थी, कोई विशेष कष्ट नहीं था। कल मैं फिर उन लोगों के पास चली जाऊँगी। उनके पास जाओगी? कब लौटोगी? उषा ने कहा, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर नहीं लौट सकूँगी। मैंने बहुत सोचकर देखा है, यहाँ मेरा रहना नहीं हो सकता। यही मेरा अंतिम निश्चय है। ये बात सुनकर शैलेश एक बारगी मानो पत्थर हो गया। छाती के भीतर उसका समस्त चित्त निरंतर मुग्धर मार मार कर कहने लगा कि लोहे के किवाड़ बंद हो गए। उनको तोड़ने की ताकत इस दुनिया में किसी की नहीं है। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखे हुए उपन्यास नव विधान का एपिसोड 2। कहानी जारी रहेगी अगले एपिसोड 3 में।